नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। न्यूज अपडेट आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर। बात करेंगे दिन की तमाम बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ यह आपको बताएंगे विस्तार से भी और अपडेट के साथ भी। आइए शुरुआत उस खबर से जिस खबर की चर्चा भी है और उस खबर को सुनना और देखना जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मसला इस देश का है, देश की जनसंख्या से है, पूरी दुनिया की जनसंख्या से है। जी हां, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। खास बात यह है कि 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, लेकिन खास बात यह भी है कि भारत दुनिया में सबसे आगे है। 144 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या भारत में है और खास बात यह है कि भारत जब सबसे आगे है जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या को लेकर भारत सजग है। भारत में आवाज भी उठ रही है कि जनसंख्या पर काबू पाया जाए, लेकिन एक बड़ा वर्कफोर्स जनसंख्या को लेकर भारत में डेवलप भी हुआ है, तो कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लेकिन यह जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, यह अपने आप में बड़ी बात है। तो लगातार हम आपको विश्व जनसंख्या दिवस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दुनिया में इस वक्त 8 अरब 12 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। भारत की आबादी 144 करोड़ से ज्यादा है। कुछ आंकड़े आपको बता रहे हैं। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी और उसके बाद से यह ख्याल आया क्यों ना विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाए। उसके बाद 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की गई और यहां से शुरुआत होती है हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की। 2024 की थीम है किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की विनती करें। दुनिया की मौजूदा आबादी आपके सामने 8 अरब 12 करोड़। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि समझना यह जरूरी है कि जो आंकड़े हैं वो कितने खास हैं। ये भारत के आंकड़े हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि खबरें क्या हैं और देश की आबादी कितनी हो गई है, इसी में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 144 करोड़ 21 लाख 26,156, अब 157 हो गया। यह भारत की आबादी है जो लगातार बढ़ रही है और ये आपको लाइव बता रहे हैं। संख्या 160 हो गई, देखिए, यानी कि हर 2-3 सेकंड में यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो भारत का हाल है। दुनिया की स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। दुनिया की स्थिति ये है, ये तेजी से जो आप आंकड़े बढ़ते हुए देख रहे हैं, 8 अरब 12 करोड़ 11,52,530, 31, 32, 33, 34, 35, ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो दुनिया में आबादी लगातार बढ़ रही है, भारत में पीछे नहीं है। तो ये दुनिया का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव मीटर है। इससे आप समझिए कि कितनी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है और यही मकसद है इस विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने का, ताकि लोगों को एहसास हो कि हम अपने देश में कितनी जनसंख्या बढ़ाते आएगा। फिर से आप इंडिया देख लीजिए, क्योंकि आपने जहां इंडिया खत्म किया था वहां से कितना बढ़ गया, कितना खत्म किया था, लगभग 160 पे 180 तक पहुंच गया है। ये लास्ट का आंकड़ा है, बाकी 144 करोड़ तो है। तो ये जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और खास बात ये है, आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको ये भी बताएंगे साथ साथ कि लगातार विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर जो हम आपको आंकड़े बता रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश कहां खड़ा होता है वो आप देख लीजिए। 103 साल पहले मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 39 लाख की आबादी थी। 103 साल पहले, यानी एक सदी पहले लगभग। मौजूदा जनसंख्या 8 करोड़ 45 लाख है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। थाईलैंड, फ्रांस, इटली, साउथ अफ्रीका से आगे है अपना मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में। खास बात इसमें यह है कि 1921 में 1 करोड़ 40 लाख की आबादी थी। 103 साल पहले बताई, फिर 1921 बताई, 1951 भी देख लीजिए, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास 2 करोड़ 30 लाख की आबादी मध्य प्रदेश की थी। आज क्या है, 8 करोड़ से ज्यादा। 2024 में 25 लाख की आबादी, कहां पर, भोपाल में। भोपाल की आबादी अब आप देख लीजिए, राजधानी। 2031 तक ये आबादी 34 लाख पहुंच सकती है, एक अनुमान जाहिर किया गया है। 34 लाख होगी भोपाल की आबादी। 100 साल में 15 गुना ये आबादी बढ़ गई है। भोपाल की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, राजधानी है मध्य प्रदेश की। 4.66% की दर से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो आपको बता रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस पर खास बातें।
मौजूदा आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की आबादी भी आप देख लीजिए, 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है। आबादी में भारत का 18वां राज्य है छत्तीसगढ़, 18वें नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में। खास बात इसमें यह है कि 2024 में वृद्धि दर 1.14% की देखने को मिल रही है 2024 में छत्तीसगढ़ में। 2011 में 2.5 करोड़ के आसपास आबादी थी, लेकिन 10 साल में स्थिति यह हुई कि आबादी 3 करोड़ के पार पहुंच गई। 2 करोड़ 8 लाख आबादी थी 2001 में। छत्तीसगढ़ का ये मैप है, ये मैप भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूं मैं, ये मैप भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ है। 2 करोड़ 8 लाख आबादी थी 2001 में। अब उसके बाद क्या होगा? छत्तीसगढ़ की आबादी 2036 तक कितनी होगी? लगभग 3.5 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ 82 लाख तक यह आंकड़ा पहुंचेगा छत्तीसगढ़ में। यह खास बात आपको बता रहे हैं। रायपुर की जनसंख्या भी देख लीजिए, क्योंकि राजधानी है छत्तीसगढ़ की। वर्तमान में आबादी 15 लाख है रायपुर की, 15 लाख आबादी है। रायपुर में मेट्रो की आबादी है नहीं, रायपुर मेट्रो की अगर बात की जाए पूरे वृहद रायपुर की, तो 18 लाख से ज्यादा आबादी पहुंचती है। ये रायपुर का आपको आंकड़ा बता रहे हैं। 2011 में जनसंख्या रायपुर में 10 लाख आबादी का था, लेकिन अब 15 लाख है, और यह आबादी का जो दायरा है बढ़ता जा रहा है। तो भारत बताया, दुनिया बताया, मध्य प्रदेश बताया, छत्तीसगढ़ बताया, खबरें अपडेट के साथ बताई जाती हैं। अब क्या हो रहा है? आज जब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, तो फिर खास बात यह है कि पन्ना में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन और जिला अध्यक्ष कल्पना सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग करते हुए कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। यह भारत और भारतीय संस्कृति के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मानना है कि समय रहते अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया नहीं गया तो फिर इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। सुनिए। हम सभी महिलाएं जो अलग अलग संगठन की भी हैं, एकत्रित होकर के यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आकर के कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं कि 2 बच्चों का कानून लाया जाना चाहिए, जिससे कि इन सभी समस्याओं का समाधान हो सके। और जो 2 बच्चों से अधिक बच्चे करते हैं, यदि इस तरह से वे किसी भी सरकारी लाभ को ले रहे हैं, तो वे उनसे वंचित किए जाएं। और आइए अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। नीट को लेकर लगातार देश भर में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों के ग्रुप ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे पहले 14 जून को छात्रों से मुलाकात की थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो भी मामला है इसे सुधारा जाएगा। इस घटना को स्वीकारते हुए उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी लेने की बात कही। दूसरी तरफ आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख अब 18 जुलाई तक के लिए टाल दी है। छात्र क्या कुछ कह रहे हैं और कोचिंग संचालक क्या कुछ कह रहे हैं, यह भी आप सुनिए। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 18 जुलाई मुकर्रर कर दी है। हमारे साथ जो छात्र जो परीक्षा दिए हुए हैं नीट में, उनके पेरेंट्स हैं हमारे साथ। अभी जो है ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में तारीख 18 जुलाई को दी है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? हमें बहुत निराशा हुई है। एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं बच्चे कि 5 मई के एग्ज़ाम के बाद से आज हम 11 जुलाई को खड़े हैं, और शायद हमारा ये बच्चों का, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ गया, क्योंकि गवर्नमेंट से तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी, एनटीए से एक्सपेक्टेशन थी, बट वो शायद इनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं। अभी जो तारीख टली है उसको लेकर के बतौर कोचिंग संस्थान चलाने वाले व्यक्ति के तौर पर आप क्या सोच रहे हैं? मैं आलोक दीक्षित, अड्डा 24/7 से। हम शिक्षकों की मेन चिंता जो है वो ये है कि एग्ज़ाम की जो सेंटिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क बन गया है, और सुप्रीम कोर्ट से हम ये उम्मीद करते हैं कि तारीख पे तारीख, ये आपसे देश को उम्मीद नहीं है। अंड्री, आप ये बताइए कि जब ये तारीख टली है और लगातार जो है समय बीतता जा रहा है, आप लोगों के मन में क्या डर है और आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें अभी हैं? सर, हमें तो सीजीआई से पूरी उम्मीद है, अभी भी है, कि चाहे वो डेट को टाल भी दें तो भी फैसला हमारे हक में आए, क्योंकि समय बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है। हमें अगर रीनीट का आता भी है तो भी वो हमें कम दिन देंगे। कम दिन देने के बाद हम पढ़ेंगे कब, और उस पेपर जब होगा तो काउंसलिंग शुरू होगी कब। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल समय पे डिपेंडेंट है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।
बढ़ते आगे और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश लगातार आगे ग्रोथ कैसे हो इसको लेकर सरकार सोच रही है। फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ब्रांडिंग खुद डॉक्टर मोहन यादव सरकार की जिम्मेदारी है और वो करने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ब्रांडिंग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ब्रांडिंग के लिए पहला स्थान मुंबई चुना गया है, जहां पर 13 जुलाई को इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी शामिल किया गया है। मुंबई के उद्योगपतियों के साथ साथ उनका संवाद कराकर एमपी में निवेश सेक्टर्स की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। साल 2025 में भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 का आयोजन होने जा रहा है। क्या है बड़ी रणनीति, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ब्रांडिंग की शुरुआत होने जा रही है। अंचल शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जरा जानकारी के साथ। अंचल, बताइए क्या मकसद है सरकार का? मुंबई से शुरुआत होने जा रही है, उद्योगपतियों से मुलाकात होगी, ब्रांडिंग की जा रही है, क्या फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश को? देखिए विवेक, लगातार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश प्रयास कर रही थी, चाहे वो पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हों या 15 महीने की सरकार में कमलनाथ रहे हों। लगातार ये बात की जा रही थी कि यहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जाएगा, लेकिन वो सारे प्रयास असफल रहे थे। कई कंपनियों ने तो MOU तक साइन कर लिए थे, उन्हें जमीन भी आवंटित कर दी गई थी, पर पता नहीं वो क्या कारण रहे कि वो यहाँ पर उद्योग लगाने नहीं आए। लेकिन अब इस बार कुछ गंभीर नजर आ रही है मोहन सरकार, और उन्होंने फैसला किया है कि मुंबई के जो उद्योगपति हैं वहां पर लोगों से मिलेंगे और उनको मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने का आमंत्रण देंगे। और क्योंकि फरवरी 2025 में इन्वेस्टर समिट भी होनी है, इससे पहले ये एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है कि उद्योगपतियों और कारोबारियों से मिलकर वो मध्य प्रदेश आने का न्योता देंगे। वो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में हमारे क्या खास है और क्या सुविधा हम आपको दे सकते हैं और क्यों आपको मध्य प्रदेश में उद्योग अपने लगाने चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश लगातार। चल एक सवाल 10 सेकंड में आपसे इसका जवाब लें, समय कम है। 8 महीने पहले से कवायद शुरू की जा रही है, तो जो 1-to-1 चर्चा होती है वो 8 महीने तक याद रहेगी, क्योंकि फरवरी में भी समय है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए इसे पाइप में लाने का काम जो है वो आज से शुरू होगा और तब जाके वो फ्लो में तब्दील हो पाएगा। और यही वजह है कि जो डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वो जा रहे हैं और वहां पर कारोबारियों से मिलेंगे, उद्योगपतियों से मिलेंगे और उन्हें अपना निमंत्रण देंगे, अपना आमंत्रण देंगे और उनसे बात भी करेंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को मध्य प्रदेश में लाया जाए, उद्योगों को स्थापित किया जाए। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश की पहचान टाइगर स्टेट के तौर पर भी है और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बीते 6 महीने में 23 बाघों की मौत हो चुकी है। 23 बाघों की। इसका मतलब यह है कि टाइगर स्टेट में ही बाघ सुरक्षित नहीं है। 12 की मौत अकेले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई है। देश भर में टाइगर की मौत के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। साल 2024 में अब तक देश में कुल 75 टाइगर की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां पर 14 टाइगर की मौत हुई है। तीसरे स्थान पर कर्नाटका है, जहां पर 12 टाइगर की मौत हुई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA के मुताबिक देश में टाइगर की सर्वाधिक मौतें बांधवगढ़ में हुई है। 2012 से 2022 के बीच बांधवगढ़ में 65 टाइगर की मौत हुई थी। तो ये हम आपको लगातार आंकड़ा भी बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। 2024, 23, 22, 21 के आंकड़े हैं, कितने टाइगर कहां पर जिनकी मौत हुई है। बांधवगढ़ के आंकड़े बता रहे हैं। 24 में 12, 23 में 17 बाघों की मौत हुई, 22 में 10 और 21 में 10। ये बांधवगढ़ में टाइगर की मौत के आंकड़े हैं। देश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 24 में 23, 23 में 43, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में, लेकिन 24 का साल अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, अभी 5 महीने बाकी हैं, तो लिहाजा आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर टाइगर मध्य प्रदेश में ही सुरक्षित क्यों नहीं है। मध्य प्रदेश में टाइगरों के लिए खतरा क्यों बन गया है, कुछ जानकारी आपको देते हैं जिसके आपको समझ में आएगा। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या नंबर 1 है, यह आप जानते होंगे, इसलिए टाइगर स्टेट कहलाता है मध्य प्रदेश। बाघों की मौत में भी मध्य प्रदेश है नंबर 1। यह हैरान करता है, थोड़ा परेशान भी करता है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। 6 महीने में मध्य प्रदेश में 23 बाघों की मौत हुई है, सिर्फ 6 महीने में। अभी 6 महीने का डेटा और जुड़ेगा इसमें। 2024 में अब तक कुल 75 बाघों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा कहां हुई है? मध्य प्रदेश में। हालांकि जाहिर सी बात है, जहां टाइगर ज्यादा होंगे तो वहां टाइगर ज्यादा उनकी मौत भी होगी, क्योंकि संख्या ज्यादा है, लेकिन ये चिंता वाली बात है। बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा 12 बाघों की मौत हुई है। अकेले बांधवगढ़ में 12 बाघों की मौत हो चुकी है। इसके बाद क्या है?
टाइगर स्टेट में खतरे में बाघ क्यों है, आप देख लीजिए। 2012 से 22 तक के बीच मानवगढ़ में 65 बाघों की मौत हुई। अपने आप में एक चौंका देने वाला मामला है। अब क्या है, जरा ये भी जान लीजिए, वजह क्या है, बाघों की मौत आखिर क्यों होती है। अवैध शिकार सबसे बड़ा कारण, आपसी संघर्ष, टेरिटरी को लेकर जो बाघ आपस में लड़ते हैं उसके चलते मौत होती है। बाघों की तस्करी, जो शिकार करते हैं, जंगलों की कमी जो लगातार होती जा रही है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जंगल कम होता चला जा रहा है, तो इसका भी एक बड़ा कारण है। हादसे में मौत हो जाती है कई बार प्राकृतिक मौत, जो एक नेचुरल डेथ जिसे कहा जाता है, ये सारी मौत की वजह है जिसके चलते ये आंकड़ा सामने आया है। अब क्या है, आखिर क्यों मारे जाते हैं बाघ, ये भी जान लीजिए आप। बेशकीमती खालों के लिए, टाइगर की खाल तो मतलब आप सोचिए कि टाइगर के शिकार पर ही बैन है, लेकिन खाल लाखों में बिकती है। हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, ये वजह है जहां पर टाइगर का शिकार किया जाता है अवैध रूप से। हालांकि बड़ी कार्रवाई भी होती है। अगर आपने टाइगर को मार दिया तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। कम से कम 7 साल की जेल की सजा है। टाइगर को अगर मारा जाता है 7 साल की सजा होगी, और अगर इसके अलावा 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो जेल भी है, जुर्माना भी है। खास बात यह भी है कि टाइगर की मौत अब चिंता बढ़ाती है। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। मनगवा विधायक हैं इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, जिनका एक मानवीय चेहरा सामने आया है। दिव्यांग महिला को दूर से हैंडपंप से पानी लाता देखकर विधायक ने महिला के घर पर हैंडपंप लगवा दिया। विधायक या नेता अगर इस तरह की कोई पहल करते हैं तो उसका असर यह होता है कि समाज में संदेश अच्छा जाता है। इस खबर के बाद या इस घटनाक्रम के बाद पूरी बस्ती में खुशी की लहर है। बीते दिनों विधायक नरेंद्र प्रजापति दुबई कला पहुंचे थे। एक महिला पर नजर पड़ी थी जो कि दिव्यांग थी। वो पानी लेकर आ रही थी। दोनों पैर एक हादसे में घुटनों से ऊपर उस महिला के नहीं हैं। हादसे में वो दोनों घुटने से ऊपर उसके पैर कट चुके हैं। महिला असहाय है, लेकिन फिर भी पानी भरने के लिए उसे दूर तक जाना पड़ता था। अब महिला दूर नहीं जाएगी क्योंकि विधायक ने बोर करा के तुरंत उसके घर पर हैंडपंप लगाने के आदेश दे दिए हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरह से पहले विधायक ने अपना काफिला रुकवाया, असहाय पीड़ित महिला के परिवार के हालातों को देखते हुए हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए। दूसरी तस्वीर है विधायक के महिला के घर बोरवेल कराया गया, जिससे महिला समेत पूरे गांव में अब खुशी की लहर है। और अगली खबर सीधी से है, जहां पर मझौली क्षेत्र के प्राथमिक पाठशाला में बच्चों से टॉयलेट साफ कराई जा रही है। बच्चों से टॉयलेट साफ कराई जा रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है कि उनसे कहा जा रहा है कि टॉयलेट साफ करो, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। स्कूल में बच्चे पढ़ने की जगह टॉयलेट साफ कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। बच्चा जो आपको खड़ा नजर आ रहा है, हम तस्वीर साफ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चों से कहा जा रहा है कि टॉयलेट साफ करो। ये मेरे संज्ञान में बात कल शाम को आई है और आज मैंने बीआरसीसी को वहाँ भेजा था, उसका प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कहा है। और संबंधित शिक्षक जिसने छात्रों को इस तरह की कार्य करने के लिए उत्प्रेरित किया है, उसके विरुद्ध हम शासनात्मक कार्रवाई हम तत्काल करने के लिए निश्चित। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की विधायकों के साथ बैठक हो रही है। विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अलग अलग संभागों के विधायकों के साथ ये चर्चा जारी है। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों से चर्चा कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल और नर्मदापुरम के संभाग यानी 2 संभागों के विधायकों को बुलाया गया है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। सभी विधायकों से अपनी अपनी विधानसभा के विकास का रोड मैप ले रहे हैं। कितना विकास कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र में, ये पूछा जा रहा है विधायकों से। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। संभागवार ये चर्चा शुरू की गई है और आज नर्मदापुरम और भोपाल के विधायकों को बुलाया गया है। इन संभागों के विधायकों को बुलाया गया ताकि वो अपने क्षेत्र के विकास के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दें कि वो कितना विकास करा रहे हैं। अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंचल, बताइए, मुख्यमंत्री विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, क्या एजेंडा है इस मुलाकात का?
देखिए विवेक, कल भी उज्जैन और जबलपुर संभाग के विधायक और मंत्रियों से सीएम ने 1-to-1 चर्चा की थी और जीरो टॉलरेंस पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ होने वाले भ्रष्टाचार पर नजर रखिए और 5 साल आप कौन से काम करने वाले हैं, विकास के उनका पूरा रोड मैप तैयार करके बताइए। और वो लगातार अपने विधायक और मंत्रियों से कह भी रहे हैं कि जो काम आपके यहाँ नहीं हुए हैं या बहुत दिनों से लंबित हैं, उसके लिए जो भी राशि आपको चाहिए वो लीजिए और काम कराइए। तो कुल मिला के मोहन सरकार ने ये तय कर दिया है, ये सिद्ध कर दिया है कि वो बहुत ही गंभीरता के साथ काम करना चाहती है और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने विधायकों को 2 टूक में कहा है कि आप इस बात पर ध्यान रखिए कि आपके यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, आपके यहाँ जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी और संवेदनशील खबर है। मुख्यमंत्री इस तरीके से विधायकों से 1-to-1 चर्चा करके बात कर रहे हैं और आज नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के विधायक और मंत्रियों से वो चर्चा कर रहे हैं और यही संदेश दे रहे होंगे 2 टूक में। अपनी यही मैसेज उनकी बात है कि अपना रोड मैप तैयार करें 5 साल। बिल्कुल, रोड मैप तैयार करके विकास के खाका को तैयार किया जाए ताकि 5 साल बहुत अच्छा विकास भी हो, जनता के काम आए बीजेपी सरकार। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए अंचल। और अब बात करेंगे एक पेड़ मां के नाम अभियान की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 25वीं बटालियन में पौधारोपण किया। इस दौरान डीजीपी सुधीर सक्सेना समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस के सभी अधिकारी अपनी मां के नाम पर पौधा लगा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधन भी दिया। पुलिस विभाग 40 लाख पौधे लगा रही है। 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। श्री पीएम एक्सीलेंस कॉलेज और 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान लगातार शुरू हो चुका है। पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस अभियान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। बढ़ते आगे, संगीत से मन को शांति मिलती है। संगीत सुनते सुनते काम का तनाव भी कम होता है और मन भी लग जाता है काम को। अब आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं, उसके बाद फिर पूरी खबर आपको बताएंगे। जी हाँ, तो ये संगीत आपने सुना। अब आपको खबर पूरी बताते हैं विस्तार से। ये तस्वीरें हैं उज्जैन की, जहां संभाग के शिक्षा विभाग कार्यालय पर बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन काम में तनाव ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी आनंद शर्मा ने अनोखा अंदाज ढूंढ निकाला है, जिसमें तनाव मुक्त रहने के लिए और मोबाइल से दूरी बनाने के लिए पूरे ऑफिस के पोर्च में और गार्डन में हल्की हल्की आवाज में संगीत लोगों को सुनाया जा रहा है, जिससे मन भी शांत हो, काम के प्रति समर्पण की भावना और ज़्यादा बढ़े, तनाव कम हो। हल्के हल्के धुनें बजाई जा रही हैं जिससे काम में मन लगे। मेरी सोच है कि व्यक्ति को बहुत कंफर्टेबल रखा जाए ताकि वो बिना किसी तनाव के अपना काम अच्छे ढंग से कर सके। हम मानसिक दशा हमारी बेहतर हो, हम किसी तनाव में ना रहें और जब शासकीय कार्य हम करें तो तनाव मुक्त होकर के अपना काम अच्छे ढंग से कर सकें। एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान छत्तीसगढ़ में भी चलाया गया। रायपुर में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अभियान का जो है शुभारंभ करते हुए पौधारोपण किया। अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 85 लाख पौधे लगाए जाएंगे। एक बार फिर से इस आंकड़े को आप सुन लीजिए, 3 करोड़ 85 लाख पौधे छत्तीसगढ़ में लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत फूल और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पौधारोपण किया, एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लिया और संदेश भी दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता से, देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। और आज के इस अवसर पर प्रदेश के 33 जिलों में वन विभाग के द्वारा आज 6 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। सरकार अब जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी करेगी। कैबिनेट में फैसला आने के बाद सियासी बयानबाजी भी जमकर देखने को मिल रही है। आखिर क्यों हो रही है सियासत, इस रिपोर्ट में आप देखिए।
छत्तीसगढ़ में सरकारी सामानों की खरीदी अब तक CIS-DC के माध्यम से की जाती थी। पिछली सरकार ने जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बीते दिनों प्रदेश में हुई कैबिनेट की बैठक में पिछली सरकार के फैसलों को पलटकर जैम पोर्टल से खरीदी का फैसला लिया गया। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि जैम पोर्टल से खरीदी होने से भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि अनियमितता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। तो कांग्रेस तो इस देश के अंदर में भ्रष्टाचार की जननी है। देश की आज़ादी के बाद से इतने बड़े घोटाले जो उनके माथे पर चिपके हैं, इतिहास में दर्ज हो चुके हैं कि कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इसलिए उनको लगता है कि सामने वाला भी यदि कोई है सरकार में है तो वो भी घोटाले कर रहा है। हम तो हर एक जो गलत चीज़ें थी, जो भ्रष्टाचार का कारण बनता था, उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। RC का विषय जो सामने आया है, जैम पोर्टल के माध्यम से करेंगे। कैबिनेट में CIS-DC के रेट कॉन्ट्रैक्टर को निरस्त किए जाने के फैसले के बाद विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू है। हम दो हमारे दो की नीति में सरकार चल रही है। हमारी सरकार ने CSI-DC के माध्यम से छोटे व्यापारियों को ध्यान दिया। वहीं कांग्रेस का बयान सामने आने के बाद अब बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला है। 7 महीना का कार्यकाल में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार फेलियर है। चाहे अपराध के मामले में देखें, चाहे योजनाओं के मामले में देखें, सिर्फ कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को बंद करना और नाम बदलने के समय कुछ नहीं। सरकारी सामानों की खरीदी को लेकर अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। नई सरकार ने पहले की सरकार के फैसले को पलट दिया है। अब प्रदेश में जैम पोर्टल के माध्यम से सरकारी सामानों की खरीदी होगी। ऐसे में सियासत भी लाजमी है। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार को रोकने सरकार का ये कदम कितना सही साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर है जगदलपुर से, जहां पर शहर के बीचों बीच स्थित अनुपमा चौक इलाके में डबल मर्डर हो गया। सनसनी फैल गई। आधी रात के हमलावरों ने घर में घुसकर मां और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। अब इस मर्डर ने शहर में सनसनी फैला दी है। साथ ही पुलिस की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो गए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। जगदलपुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी। कमरे में मौजूद थे हमलावर। मां बेटे को बचने का नहीं मिला मौका। हालत देख सन्न रह गए लोग। भरे बाजार के बीच रातों रात डबल मर्डर ने सनसनी फैला दी है। लूटपाट के इरादे से घर में घुसे लोगों ने इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि पूरा शहर दहशत में आ गया। मामला छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले का है, जहां मां और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अनुपमा चौक के नजदीक रहने वाले एक परिवार के 2 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारे पहले से ही घर में मौजूद थे। मां और बेटे जैसे ही घर में पहुंचे तो हमलावरों ने दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इतना ही नहीं, एक बेटे को अधमरा कर छोड़ दिया, उसके हाथ और पैर बांधे और उसके साथ जमकर मारपीट की। देखिए, ये इलाका जो है ये शहर के व्यस्तम इलाकों में से एक है। ये इलाका जो है ये अनुपमा चौक है, जो धर्मपुरा इलाके को शहर से जोड़ता है। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है और यहाँ पर इस डबल मर्डर की घटना के बाद जो है इलाके में दहशत फैली हुई है। यहाँ बाहर जो भीड़ इकट्ठा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के लोगों ने इस घटना को कैसे लिया है। जानकारी आ रही है रात को किसी शादी समारोह में क्या हुआ था। करीब 11:30 बजे परिवार वापस आया और अंदाज़ा ये है कि उससे पहले ही चोर पीछे के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो गए थे। इसके बाद चोरों ने गुप्ता परिवार में मां और उनके 2 बेटे, इनके हाथ पैर बांधे और इन पर ब्लेड से वार किया, जिसमें मां और बड़े बेटे की मौत हो गई। छोटा बेटा सुबह पुलिस को घायल हालत में मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो अंदाज़ा एक ये भी लगाया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार था जिसकी बहुत ज़्यादा आय नहीं थी, तो यहाँ लूट के इरादे से चोर घुसे तो थे, लेकिन उनका इरादा था कि इस घर से छेदकर बगल की जो ज्वेलरी की दुकान है वहाँ घुसना। इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो वाकई यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे सवालिया निशान तो खड़ा करता ही है। शहर में डबल मर्डर की खबर आग की तरह फैली। शहर में इस तरह की ये पहली घटना है जिससे पूरा शहर सन्न है। परिवार का किसी से कोई विवाद नहीं था।
हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि हमलावर दरअसल बाजू की ज्वेलरी की दुकान में लूट के इरादे से घुसे थे और इस मकान के जरिए वो ज्वेलरी की दुकान में घुसना चाहते थे, लेकिन हमलावर अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने मर्डर का रास्ता अख्तियार किया। अब इस मामले में शहरवासी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हमको 8 बजे मालूम मंदिर जब मैं पूजा करने गया तो उस टाइम में मालूम हुआ जो कि दुकान वाले गुप्ता को मर्डर कर दिए, मार देते गए हैं। जब तक मैं मंदिर से आऊँ जब तक देख रहे हैं यहाँ काफ़ी भीड़ लगा हुआ था, लेकिन मर्डर करने वाले पीछे साइड से आए हुए हैं लग रहा है मुझे। वो सीसी कैमरा के द्वारा वो लोग पकड़ाएंगे। यहाँ 2 बेटे और एक माताराम उनके रहते थे, तीनों को मुंह बांध करके हाथ बांध करके उनको मर्डर किया गया है। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे के कारणों का पता भी लगा रही है। अभी प्रथम दृष्टया तो कुछ मतलब क्योंकि हम लोग सीन ऑफ क्राइम का मुआयना कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास देख रहे हैं। अभी पूरा उद्देश्य बताना, मोटिव बताना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन सारे एंगल्स पे जांच कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द से जल्द कुछ खुलासा कर पाएंगे। अब इस डबल मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन जगदलपुर जैसे शहर में इस तरह की वारदात होना पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। अब जब शहर की जनता ही सुरक्षित नहीं है तो गांवों के लोगों का क्या हाल होगा, ये तो समझा ही जा सकता है। जगदलपुर से विस्तार न्यूज के लिए संजय ठाकुर की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, हाईटेंशन तार के नीचे टावरों के आसपास करंट के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। केंद्र शासन से कहा है कि किसी भी कंपनी को सिर्फ लाइसेंस देकर जवाबदारी से बच नहीं सकते। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। हाईटेंशन बिजली तार के चलते कई गांवों में ग्रामीणों और मवेशियों की जान को खतरा है। इसके डर से गांव वाले हजारों एकड़ में खेती भी बंद कर चुके थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर इसकी सुनवाई की। काम पूरा करने वाली जबलपुर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से इन जगहों पर इंजीनियर्स को भेजकर पूरी जांच कराने के अब निर्देश दे दिए गए। और अगली खबर है दंतेवाड़ा से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। घर वापसी अभियान के तहत 1 लाख के 2 इनामी नक्सली समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सली एसपी गौरव राय के सामने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। नक्सलियों पर हत्या, आगजनी, रैकी करना, पोस्टर बैनर लगाना जैसे कई आरोप थे। 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2 इनामियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज 2 इनामी माओवादियों सहित कुल 3 माओवादियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उपरोक्त 3 माओवादियों में से एक मेहता आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष कुंजामी मुका एवं मेहता आरपीसी मिलिशिया कमांडर माडवी मुया, इन दोनों के ऊपर 1-1 लाख का इनाम घोषित है। और छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में भी आपको बताते हैं जानकारी कि केंद्रीय वित्त आयोग की टीम इस वक्त छत्तीसगढ़ में है। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यों का दल छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। आज दौरे के दिन केंद्रीय वित्त आयोग ने सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों से चर्चा करके वित्त की यानी कि पैसों की आवश्यकताओं के साथ छत्तीसगढ़ में वित्त प्रबंधन की जानकारी ली। 12 और 13 जुलाई को वित्त आयोग बस्तर के दौरे पर रहने वाला है। आयोग से सीएम ने आर्थिक वित्त सहायता की मांग की है। उधर केंद्रीय वित्त आयोग ने छत्तीसगढ़ की तारीफ भी की है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। केंद्रीय वित्त आयोग 11 से 13 जुलाई तक राज्य के दौरे पर है। दौरे के पहले दिन वित्त आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य में वित्तीय आवश्यकता और स्थितियों के बारे में वित्त आयोग को जानकारी दी है, जिसके बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति को समझाते हुए वित्त आयोग के सामने प्रेजेंटेशन दिया। पहले आपको समझाते हैं कि वित्त आयोग के दौरे के पहले दिन क्या हुआ। वित्त मंत्री ने वित्तीय जरूरतों की जानकारी दी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रेजेंटेशन पेश किया। अधोसंरचना विकास और आर्थिक प्रगति को लेकर चर्चा हुई। माओवादियों को खत्म करने की नीति पर जानकारी दी गई। सीएम साय ने वित्तीय सहायता की मांग रखी। प्रदेश की आर्थिक रफ्तार की तारीफ हुई। आयोग ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर जोर देने को कहा।
वहीं वित्त आयोग के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जहां वित्त आयोग को सुझाव दे रहा था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के कार्यों पर सवाल खड़े किए। आयोग की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक तो छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री से विभाग संभल नहीं रहा, वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में लगातार लोगों को दबाव में काम करने की शिकायतें आती थी। वित्त मंत्री वर्तमान और आने वाले 1-2 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये वित्त मंत्री 1947 का प्लान कर रहे हैं, सॉरी 2047 का प्लान कर रहे हैं। 2047 तक वो खुद रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा वित्त मंत्री अगर छत्तीसगढ़ को मिले ना तो ये भगवान भरोसे का और कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस को अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को याद रखना चाहिए। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को समझने के लिए 16वें केंद्रीय वित्त आयोग लगातार दौरा कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने वित्त आयोग से अतिरिक्त वित्त सहायता की मांग सरकार से की है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। और आइए आपको इस खबर में अब न्यूज अपडेट देते हैं। रायपुर में केंद्रीय वित्त आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने जानकारी दी है। केंद्रीय वित्त आयोग की टीम छत्तीसगढ़ में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। 28 राज्यों में केंद्रीय वित्त आयोग का होगा दौरा। छत्तीसगढ़ वित्त आयोग का दूसरा पड़ाव है। राज्य में आंतरिक तौर पर चर्चाएं चल रही हैं। अलग अलग जनप्रतिनिधियों से भी आयोग चर्चा करेगा। जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए जाएंगे। अलग अलग प्रदेशों के सेंट्रल टैक्स की अनुशंसाएं भी ली जाएंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही डिजास्टर रिलीफ फंड पर भी अनुशंसाएं ली जाएंगी। राज्य सरकार ने अपनी समस्याओं को अपने समक्ष प्रस्तुत किया है। साय मंत्रिमंडल से मुलाकात पर कहा कि छत्तीसगढ़ से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ ने एक अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है। खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। खोमन, बताइए पहला दिन कैसा रहा? वित्त आयोग की टीम का मुलाकातें हुई हैं, खुद मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है, साथ ही साथ ये भी बताया है कि छत्तीसगढ़ किस रफ्तार के साथ आर्थिक प्रगति कर रहा है। देखिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय वित्त आयोग की दौरा छत्तीसगढ़ में है, उसको देखते हुए एक बड़ी तैयारी सरकार ने भी की थी। और दोपहर में जिस तरीके से सरकार और वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक हुई, वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, उन्होंने 1.5 से 2 घंटे का प्रेजेंटेशन तैयार करके रखा था। वो वित्त आयोग की टीम के सामने रखा कि किस तरीके से किस किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को, चाहे रेल के क्षेत्र में बात करूं, शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करूं, किस तरीके से काम करना चाहती है सरकार, उन सारे विषयों को वित्त आयोग की टीम के सामने रखा। उसके बाद जो अलग अलग राजनीतिक दल है, उनसे भी वित्त आयोग की टीम ने मुलाकात की है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद, उनका कहना है विवेक कि छत्तीसगढ़ को कैसे विकसित करना है, इस पर बात हम कर रहे हैं। और सरकार ने भी जो बहुत सारे सुझाव दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रोग्रेस करे, विकसित राज्य बने, इस पर काम करने वाले हैं। दूसरी ओर बस्तर दौरे पर भी जाने वाला है, जहां माओवाद है, जहां नक्सलवाद है, उन पर क्या कुछ विशेष करती है नीति आयोग की टीम, ये देखने वाली बात होगी। वित्त आयोग की टीम जो बस्तर जाएगी, छत्तीसगढ़ और माओवाद का जो अलग है एक विवेक, लेकिन वहां जब दौरा करेगी, खबरों की दुनिया में देखा जाता है खुमन की छत्तीसगढ़ से माओवादियों की खबरें निकलकर सामने आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ अब बदल रहा है और छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर जब चल रहा है तो उसको लेकर तस्वीर भी वैसी आनी चाहिए। माओवादियों के खात्मे को लेकर सरकार प्रयास कर ही रही है, उसकी भी जानकारी दी गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए खुमन, और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, 635 बिस्तर का रावतपुरा सरकार अस्पताल लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। अब देश और प्रदेश की सेवा के लिए डॉक्टरों को तैयार करने की मंजूरी भी नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से इंस्टीट्यूट को दे दी गई है और इसी सत्र से 150 एमबीबीएस छात्रों के साथ एमबीबीएस की पढ़ाई रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में शुरू होने जा रही है। इंस्टीट्यूट में मौजूद 15 डिपार्टमेंट भविष्य के डॉक्टरों को तैयार करेंगे। क्या क्या सुविधा है श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट में, ये आप देखिए।
श्री रावतपुरा सरकार हॉस्पिटल प्रदेश में सर्व सुविधा युक्त मुफ्त इलाज के लिए जाना जाता है। कोरोना काल की भयावह परिस्थितियों के बीच 5 जुलाई 2021 में अटल नगर नवा रायपुर में 635 बेड वाले अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी। 200 से ज्यादा डॉक्टरों की टीम और 500 से ज्यादा नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अब नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से मेडिकल कॉलेज में 150 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट भविष्य के डॉक्टरों को भी तैयार करेगा। डॉक्टरों के संपूर्ण विकास के लिए 100 एकड़ परिसर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल, खेलकूद मैदान और अस्पताल स्थित है। और इस बार हम एमबीबीएस के 150 स्टूडेंट लेने वाले हैं। इससे नए डॉक्टर जो बनेंगे वो राज्य के काम आएंगे, राज्य की सेवा करेंगे, राज्य के गरीब लोगों की सेवा करेंगे। स्पेशली श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। 150 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी। 20 अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर तैयार होंगे डॉक्टर। 268 से ज्यादा मेडिकल प्रोफेसर की टीम। इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा। 4900 किताबों से विभिन्न बीमारियों को समझेंगे डॉक्टर। सभी डिपार्टमेंट में अलग से प्रैक्टिकल लैब होगी। बॉडी एग्जामिनेशन सेंटर की भी सुविधा होगी। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल की व्यवस्था। कैंपस में खेल कूद के लिए भी इंतजाम। देश और प्रदेश की सेवा के लिए डॉक्टरों की प्रोफेशनल टीम तैयार करने के लिए इंस्टीट्यूट के सारे डिपार्टमेंट तैयार हैं। अनुभवी प्रोफेसर की टीम विभिन्न डिपार्टमेंट में डॉक्टरों को तैयार करने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रैक्टिस के लिए भी श्री रावतपुरा सरकार अस्पताल में 1 साल की इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें श्री रावतपुरा सरकार हॉस्पिटल नवा रायपुर, धनेली ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, शंकर नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में 2 लैब्स है। एक जो क्लिनिकल लैब है जिसमें हम पेशेंट को कैसे एग्जामिन करते हैं वो बताते हैं। एक हिमेटोलॉजी लैब है जिसमें हम रक्त के लिए जो अलग अलग तरीके की जांच होती है वो कराते हैं। एक नजर में आपको श्री रावतपुरा सरकार अस्पताल के बारे में भी बता देते हैं। श्री रावतपुरा सरकार अस्पताल में क्या है खास, ये भी आप जानिए। 635 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अस्पताल में 14 ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक की भी सुविधा, मुफ्त एसी एम्बुलेंस की भी सुविधा, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा, एक्सरे, सोनोग्राफी समेत विभिन्न जांच की सुविधा, 14 रिसर्च लैब, पैथोलॉजी लैब की सुविधा, आयुष्मान कार्ड से इलाज की भी व्यवस्था। आरोग्यम परम भाग्यम के संकल्प के साथ शुरू किया गया श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट में प्रोफेशनल डॉक्टर की टीम तैयार होगी, जो कि सेवा के भाव से समाज में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देने जा रहा है श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज, जिसकी शुरुआत जल्द होने जा रही है। इसी सत्र से शुरुआत होने जा रही है। बढ़ेंगे आगे। खबर आपको छत्तीसगढ़ की हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। उस तस्वीर, उस खबर को दिखाना जरूरी है। उस खबर को आप देखिए। रायसेन के भोजपुर में बड़ा हादसा हो गया है। अनियंत्रित होकर पलट गई है तेज रफ्तार बस। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भोपाल से बरेली की तरफ ये बस जा रही थी। 25 लोगों के घायल होने की खबर है। रायसेन के भोजपुर में यह हादसा हुआ है। तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर घायलों को तुरंत बस से निकालकर सड़क के किनारे बैठाया गया है। एम्बुलेंस को फोन किया गया, उसके बाद घायलों को अस्पताल के लिए रवाना किया गया। रायसेन से ये तस्वीरें, 25 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसा हुआ है। बस तेज रफ्तार में थी और तेज रफ्तार के चलते ये बस पलट गई है। ये आप देखिए बस की हालत जो पलटी हुई आपको नजर आ रही है। आगे का कांच टूट गया है। लोगों को वहां से निकाला गया है। जितने यात्री इसमें सवार थे सबको एक एक करके अस्पताल की तरफ भेजा गया है। रायसेन के भोजपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। विजय सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। ज्यादा जानकारी के लिए उनसे संपर्क करते हैं। विजय, बताइए, हादसा तेज रफ्तार के चलते हुआ, घायलों की स्थिति कैसी है, पूरी जानकारी बताइए। बिल्कुल विवेक, मैं आपको बता दूं कि भोपाल से बरेली की ओर जा रही थी यात्री बस, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही चिकलौत जो रोड है, यहाँ पर 34 मील एक जगह है, यहाँ पर NH 146 लगा हुआ है। यहाँ पर अनियंत्रित होकर काफी तेज रफ्तार में थी और बीच रोड पर ही बस पलट गई है, जिसमें 50 से अधिक यात्री सवार थे। इन पूरे यात्रियों में 25 यात्री जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत बेहद गंभीर है। कुछ यात्री ऐसे भी घायल हुए हैं विवेक
जिनके कुछ अंग थे उनके शरीर से अलग हो गए। तो समझ लीजिए कितना भीषण हादसा था। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद कोहरगंज पुलिस जो थी वो मौके पर पहुंच गई है। 108 की करीब 3-4 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले जो आम नागरिक और राहगीर थे उन्होंने कुछ प्राइवेट निजी बसों में घायलों को बिठाला और उन्हें पास के अब्दुल्लागंज हॉस्पिटल पहुंचाया था। वहां से जो गंभीर हालत के मरीज है उनको भोपाल रेफर किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे किस तरह से हादसा हुआ, घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। न्यूज अपडेट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।